दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान के स्वागत करता हूं। देखिए कि अभी तक हम लोग 39 तक टेस्ट सीरीज देख लिए हैं लोग। ये आपका 40 नंबर टेस्ट है। इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पाठ प्लस शाला यानी पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे संयोग बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिएगा कि संयोग का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना होता है। और देखिए संधि का मतलब क्या होता है? दो वर्णों के परस्पर संयोग को संधि कहा जाता है। समास दो पदों के परस्पर संयोग को समास कहा जाता है। और द्वित देखिए, जब किसी शब्द के मूल रूप को दोहराया जाता है तो उसे द्वित कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे साथ साथ, ये सब आपका द्वित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, बहुव्रीहि समास में इसमें क्या होता है? तो इसमें तृतीय पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, बहुव्रीहि समास में तृतीय पद की प्रधानता होती है। और पदों की प्रधानता के अनुसार देखिए कि समास जो है अव्यय भाव यानी पूर्व पद प्रधान, और देखिए कि तत्पुरुष या कर्मधारक और द्विगु हो जाएगा, ये उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विध जो होता है ये दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि देखिए कि कोई तीसरा पद प्रधान या दोनों पद अप्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है, शयनागार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो इनका परिचय देखिए कि यौगिक और रूढ़ और युग रूढ़ है। जैसे देखिए शयनागार, ये आपका यौगिक हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसे रूढ़ बोला जाता है। जैसे दिन, घर, घोड़ा, कुटिल, कातर, इसमें दो खंड अगर कीजिएगा तो किसी का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द उसे बोला जाता है जिसका अर्थ में दो मतलब इसका मेल से बना हो। वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्यालय। तो देखिए कि विद्या और आलय और विज्ञान, तो बी प्लस ज्ञान, और राजपुत्र यानी राज प्लस पुत्र, और शयनागार यानी शयन प्लस आगार। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। ये निम्न प्रकार है, एक है आपका उपसर्ग से, और एक है प्रत्यय से, और एक है समास से। देखिए कि योग रूढ़ से वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, तो विशेष अर्थों में, जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, शयनानंद, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण आपका योग रूढ़ शब्द होते हैं। और उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द के पहले आके उसका मीनिंग चेंज कर दें। और प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के लास्ट में कोई आके शब्द उस मीनिंग का चेंज कर दें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा, पहले ये देख लीजिए, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनेगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिएगा कि आपका अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार, तो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, यानी किसी भी स्थान की विशेषता पता हो। उसके बाद आप देखिए कि काल चक्र क्रिया विशेषण जो समय के बारे में बताता हो, जैसे आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, तो ये सब आपका हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कि परिणामवाचक क्रिया, तो जो परिणाम बताता है, जैसे कि अधिक, कम, बहुत, खूब, अत्यंत, ये थोड़ा ज़रा कुछ हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे, वैसे, जैसे, अचानक, फटाफट, यथाशक्ति, एकाएक, शांति, शायद, संभव, ये सब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। देखिएगा कि रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए तो देखिएगा कि निर्दय होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो छठा का देखिएगा कि आपका निर्मम दिया गया है। तो राइट आंसर आपका एक सही है, बी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा।
और इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय बोला जाता है, और जिसके हृदय में ममता नहीं है उस वाक्य के लिए निर्मम बोला जाता है। जिसके हृदय में स्वार्थ न हो उसे निस्वार्थ बोला जाता है। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये देखिएगा कि ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि थोड़ा सा इसके बारे में, वाक्य में जब सर्वनाम जैसा काम न कर विशेषण बन जाता है तब सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आकर उससे संज्ञा की विशेषता बताने लगता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरा है, वह घर मेरा है, तो ये सब हो जाएगा उदाहरण के लिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटिए, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेरे घर के पिताजी बंदूक के पुराने व्यापारी हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग द राइट ऑप्शन। और इसमें ब्लैंक में क्या आ जाएगा? तो देखिएगा, नाइदर न्यू ईयर्स इव नॉर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए कि आपका इज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जब किसी दो अलग अलग नाउन प्रोनाउन को कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और नॉर में नॉर और से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा और या नोर के बाद आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, बोर और डैम इनकरेक्ट है। देखिए, बोर मतलब सुअर होता है और ड्रैम मतलब महिला को दी गई पदवी होता है। बाकी ये सब रोस्ट मतलब मुर्गी, रोस्टर मतलब मुर्गा और हेन मतलब मुर्गी होता है। और ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज द अंडरलाइन चूजिंग द वर्ड विच मीन्स मस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे दिया गया है, ही डिड नॉट नो डेट रमन वाज ए टीचर्स यस फ्रेंड। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फॉल्स एंड डिसलॉयल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द यंग वन ऑफ द गॉड इज द काइड एंड डेट ऑफ द हेंसिस। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा तो चीक हो जाएगा। और देखिएगा कि फॉल मतलब घोड़े का बच्चा, पपी मतलब कुत्ते का बच्चा, बेबी मतलब आदमी का बच्चा, और कैट किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, काऊ कल्फ मतलब गाय का बच्चा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ द ऑलवेज यूज्ड एज द सिंगुलर। तो देखिए कि ऑलवेज सिंगुलर नंबर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मिसलेस हो जाएगा, यानी बीमारी, और यह हमेशा सिंगुलर नाम में ही प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें भरना है, आई बॉट ऑल दिस बुक डैश ओनली 700 रुपये। तो देखिए कि यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि वो ओनली के साथ 4 लगता है, तो ये आप याद रखिएगा। 14 के बाद 14 का राइट आंसर आपका डी है। और 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए कि आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन और द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन डेट द कमेमोरेटेड ऑन द सेकुलर हॉलीडे। तो यहाँ पे देखिए कि आपका राइट आंसर डी सही है, यहाँ पे आर आ जाएगा। और देखिए कि आइदर और नॉर से दो नाउन को जोड़ा गया है तो वर्ब हमेशा और या नॉर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए तो देखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ये आपका थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, अगर नहीं दिया होगा तो फिर से हम आपको समझा देंगे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास किया गया तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और देखिए, स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुए थे और तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। देखिए कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और देखिए कि
थोड़ा सा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में देख लिया जाए तो देखिए कि आपका 1953 में एक आयोग बनाया जाता है और फजल आयोग, और उसमें ये दिया जाता है कि राज्य को भाषा के आधार पे बांटा जा सकता है या नहीं। उसके बाद देखिए कि वो अपना वर्णन देता है कि बांटा जा सकता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश जो पहली बार भाषा के आधार पे एक राज्य बनता है। उसके बाद देखिए कि ये लेके आया जाता है आंध्र प्रदेश को बनाने से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये याद रखिएगा ये अपना काम करता है कि कोई राज्य का डिमांड होता है राज्य के एक पार्टिकुलर क्षेत्र का कि हमें अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो ये निर्णय करता है कि उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन आप ब्रिटेन को ही बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के सम्मिलित रूप को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और इसमें आयरलैंड को सम्मिलित करने से यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि 4 देशों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया है, और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल है लोग। हालांकि ब्रिटेन को इंग्लैंड ही बोला जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए कि इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को अलग करता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी, तो ये याद रखिएगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में लाया गया था, और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। हालांकि इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये कारण बना था। और देखिए वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, और देखिए कि भारत में आपका 18 वर्ष का कोई भी नागरिक हो तो वो वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कानूनी एक अधिकार है। हालांकि पहले देखिए कि 21 वर्ष था, लेकिन 1989 ईस्वी में आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये सभी क्वेश्चन आपका पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक अस्थायी सदन होता है, और ये कभी विघटित नहीं होता है। इसका कार्यकाल किसी भी जो चुन के जाते हैं लोग 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्षों में 1/3 भाग का 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तो फिर उसके जगह पे चुनाव होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें देखिए कि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन, विद्वानों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सभापति एवं सभापति का वर्णन आपका अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 92 के तहत जब राज्यसभा का सभापति या उपसभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दिया गया है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, और सबसे ज़्यादा आपका यूपी में पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी चुन के भेजा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष के चुने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और पंचायती राज का शुभारंभ देखिए कि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जो जिला है वहाँ से शुरू किया गया था। और देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और LM सिंघवी समिति 1986 पंचायती राज से संबंधित है। इसमें आप याद रखिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने को बोला, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, तो ये दोनों में जरूर थोड़ा सा फर्क आप याद रखिएगा। देखिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। देखिए कि बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा
देखिए कि राष्ट्र के विकास के लिए एवं उच्च स्तर की शिक्षा की एक समान मार्ग है, तो ये आपका सही है, ये तो था ही। और देखिए शिक्षा समाज धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी सही है, तो ये दोनों सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, तो सिर्फ आ गया तो समझिए कि वो वहाँ पे ध्यान देना है, तो सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि जो रुचि रखते हैं, जो रुचि नहीं रखते हैं वो उसके लिए भी होता है। आप देखते हैं कि सब बच्चा होता है लोग, तो 90% बच्चा तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा, देखिए पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये भी आपका सही है। और देखिएगा कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और देखिए कि तीसरी शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। 2020 को नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंग समिति के सिफारिश पे लाया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3 और +3 और +4 मॉडल पे आधारित है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन बना के। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा और दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। बुक डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकता है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये तो गलत है। मतदान का अधिकार कोई भी नागरिक हो उसे दिया जाता है। और उसके बाद देखिए सुदृढ़ पंचायती राज, ये एकदम सही है। और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा का नहीं है, बाकी सभी सही हैं। देखिएगा कि उत्तर में अगर थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो उच्च नैतिक स्तर, जनता में शिक्षा तथा जागरूकता, आर्थिक राजनीतिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक एकता तथा अखंडता, प्रभुत्व जनमत, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना इत्यादि हो जाएगा। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बोला गया था, तो ये आप याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है। और देखिए कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए कि इनमें जनता स्वयं शासन में भागीदार होती है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव स्वयं करती है। आप देखिए कि स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जनता सीधे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वहीं पे देखिए कि भारत जैसे राज्यों में जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करके जनता द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है, जिससे कि ये विधायक और सांसद चुनता है लोग, और वो इन लोग का प्रतिनिधि होता है और अपने जनता का, और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इनडायरेक्टली चुनाव होता है, तो ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, तो नस्लवाद का अर्थ ही होता है रंग भेद होता है, यानी कलर के आधार पे गोरा काला भूरा ये सब चलते रहता है, आप समाज में देखते ही होंगे। देखिए कि रंग भेद एक ऐसा व्यवस्था है जो लोगों को उसकी जाति, जनजाति, नस्ल और अन्य रंगों के आधार पर विभाजित करती है। अलगाववाद क्षेत्रवाद का एक रूप है जिसमें उग्रवाद और कट्टरपंथी समूह शामिल होते हैं जो जातीयता या किसी अन्य कारक के आधार पर भारत या उस क्षेत्र से अलग होने की वकालत करते हैं। देखिएगा कि एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। समानता का मूल सिद्धांत यह है कि लोगों के साथ उसकी जाति, लिंग पहचान, वर्ग, भाषा, धर्म, उम्र, यौन अभिभाजन और सहित किसी भी पहचान के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। तो देखिएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, तो देखिए कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करता हो, और उसके बाद देखिए लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट 3 अलग अलग राज्यों में उसे प्राप्त होना चाहिए, तो ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा का कंडीशन है यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त है तथा इसके साथ वो किसी अन्य राज्य या राज्यों में से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त किया हो।
तो ये 3 कंडीशन है। और वर्तमान में देखिए भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 है, जिसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका स्थापना 1885 में ए हो हुम के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष बोमसचंद बनर्जी हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्थापना हुआ था, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी 1964 में, और नेशनल पीपुल पार्टी 2013 में, और आम आदमी पार्टी 2012 में किया गया था। तो ये अब 6 जरूरियात रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए जम्मू कश्मीर, और अकाली दल पंजाब, इसका तराजू चुनाव चिन्ह हो जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार का है, जिसका लालटेन हो जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड ये भी आपका बिहार का ही है। तो ये आप तीर देखिएगा, नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं, इसके तो लालू प्रसाद हैं, आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर देख रहे थे लोग। इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएंगे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और देखिएगा कि 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 1863 में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। गीतांजलि के लेखक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व कवि रविन्द्रनाथ को कहा जाता है। और देखिए कि रविन्द्रनाथ ऐसे एक कवि हुए जो 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। एक आपका जन गण मन, ये भारत का हो जाएगा, और एक लिखे हैं अमर सुमर बांग्ला भालोबासे, ये आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विस्टर चर्चिल ने कहा था, तो ये आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और देखिएगा कि आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक संज्ञानात्मक, एकात्मक होता है। संज्ञानात्मक विशेषता देखिए, संविधान की सर्वोच्च शक्ति, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, जैसे अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। एकात्मक विशेषता देखिएगा कि संविधान लिखित भी हो सकता है तथा अलिखित भी, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है तथा समस्त केंद्रीय शक्तियाँ केंद्र में निहित है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान हो जाएगा। भारत ने संज्ञानात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से लिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक डैश राष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो, तो ये हो जाएगा। और देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़ा गया था। देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है। और देखिए कि तानाशाह में एक ऐसा शासक होता है जो कि बिना किसी वंशनागत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासन होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों का भी धारक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, और देखिएगा कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर दिवाली की रात यानी नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। देखिए कि भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था। देखिए कि भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत भारत ने जाफना श्रीलंका के ऊपरी हिस्सा में भारतीय शांति सेना को उतारा था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं।
मात्र 18 दिन के आसपास में रहे हैं। और देखिए विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री आपका विश्वनाथ प्रताप थे, तो ये भी याद रखिएगा। और विश्वास मत अगर प्राप्त करने में असफल कोई प्रधानमंत्री होता है तो सरकार गिर जाता है, साथ में मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। राजीव गांधी देश के 7वें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य था? तो देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध दो भागों में बांट गया था, एक धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका चीन हो जाएगा, ये धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। बाकी जापान और जर्मनी और इटली ये धुरी राष्ट्र में था लोग। तो देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ आपका 1939 में होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, पोलैंड और उपनिवेश, और इनके उपनिवेश पोलैंड ये आपका ब्रिटेन के उपनिवेश हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सम्मिलित देश जर्मनी, जापान और इटली था लोग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी जनरल रोमन का नाम द डिजर्ट फॉक्स रखा गया था, तो ये याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति डी रूवेल्ट तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था और इसमें यूरेनियम 235, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैटमैन गिराया गया था जिसमें यूरेनियम 239 का ये प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देखिए 1945 में हुई थी। और देखिए कि ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए कि हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का ही कारण था कि उपनिवेशवाद धीरे धीरे खत्म हुआ, नहीं तो सभी देखिए ब्रिटेन, पोलैंड ये सब था लोग उपनिवेशवाद, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा देश था और धीरे धीरे ये कमज़ोर हुआ लोग और न्यू शक्ति का जन्म हुआ जिसमें दो भागों में देखिए कि दुनिया बढ़ जाता है। और इसमें एक देखिए कि आपका सोवियत संघ में चला जाता है लोग जिसका मुखिया रूस हो जाता है, और एक नाटो बन जाता है जिसका मुखिया आपका यूएसए हो जाएगा। और सोवियत संघ तो 1991 में आपका विघटन हो गया 1991-92 में, लेकिन नाटो तो अभी भी है, इसमें 31 देश है लोग, तो ये याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड इसमें 31वां देश है, अंतिम देश जो जुड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा का समूह था, अभी भी है, नॉन अलायंस में ये हो जाएगा, जिसमें देखिए कि भारत और मिस्र जैसे देश हैं लोग, तो ये आप याद रखिएगा। जो इन दोनों के समूह में नहीं जाना चाहता था तो वो सब एक समूह बनाता है लोग और उसका नाम नेम रखता है लोग, यानी नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी किसी भी पार्टी में हमको नहीं जाना है। 1961 में इसका स्थापना हुआ और बेलग्रेड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है? तो देखिए कि 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 5 मार्च याद रखिएगा, इसके बारे में देखिएगा कि दिया ही है। चलिए देख लीजिए, गांधी इरविन हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कि सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने इंग्लैंड में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और देखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने या गांधी जी ने भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना जहाज से गए थे। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को 57 पुरस्कार कहा था। और देखिए कि गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब थोड़ा सा इसके आसपास का जो घटना घटा है वो देख लिया जाए। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को होता है और उसके साथ ही देखिए कि 23 मार्च को 1931 को आपका भगत सिंह के फांसी दिया जाता है। तो देखिए कि इसमें इसके बारे में बोला जाता है कि अगर ये समझौता नहीं होता तो शायद ये फांसी रुक सकता था, लेकिन इसमें गांधी जी अगर चले जाते तब विरोध होता, उस कंडीशन में हो जाता, लेकिन अपना अपना मत है
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का बात किया जाए तो देखिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931 और 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति का पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रोबेस्पियर को बोला जाता है। देखिए ये सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई थी और इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे जैसे कि कुलीन और पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक ऐसा लकड़ी का होता था उसमें चढ़ा कर और गर्दन काटने का एक नियम था, यानी कि यहाँ से उसे काट दिया जाता था। देखिए ये रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी कि जो ये काम दूसरे के लिए कर रहा था उसी को भुगतना पड़ा। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुईस 14वें के शासनकाल में आया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस के क्रांति का ही देन है। मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन लुई 14वां का है, तो ये याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर और मांटेगू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर का है। देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कोर्सिया द्वीप पे हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है और नेपोलियन की मृत्यु 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर हो गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिदिन नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो ये आपका हो जाएगा बोस्टन की टी पार्टी, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। बोस्टन की टी पार्टी घटना 1773 में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। बोस्टन की टी पार्टी की घटना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। देखिए कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 1776 में प्राप्त हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में देखिए कि इंग्लैंड की क्षतिपूर्ति हेतु ग्रेनविले द्वारा 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था और इसके अनुसार सभी अदालती कागजें, अखबारों और आदि पे 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाया गया था। सप्तवर्षीय युद्ध देखिएगा कि आपका 1957 से लेके 1956 से लेके 63 तक चला है और ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चला था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और सबसे छोटा संविधान है, 1 पन्ना में है। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारा है, तो लेकिन मतलब कि सबसे छोटा संविधान अगर पूछे आपसे तो अमेरिका का है जो लिखित है। सबसे बड़ा संविधान जो लिखित हो ये भारत का हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन। देखिए कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया गया था। राष्ट्र संघ के संस्थापक वुडरो विल्सन थे और राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का काल 1939 से 45 है। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध ना हो इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, लेकिन ये राष्ट्र संघ असफल हो जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो इसका प्रासंगिकता भी खत्म हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। देखिए वर्साई की संधि 1919 को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि आगे क्वेश्चन है और 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा,
1915 में लौटे और गए कब थे तो 1900 आपका 1893 में गए थे, 1993 में नहीं, 1893 में 22 वर्षों तक वहाँ पे रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही आए थे। और प्रथम देखिए सर्वप्रथम प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। गांधी जी 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका की स्थापना देखिए कि 1904 में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। और साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में देखिए कि आपका 1915 में। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम यानी कर्नाटक का अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता में की थी। देखिए गांधी जी के आत्म सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनका एक किताब है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाशिंगटन में हुआ था। ये आपका यूएस में पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य 193 है, जिसमें 193वां सदस्य दक्षिण सूडान को जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र का नामकरण यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी में देखिए कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ, या इसका अंग नहीं है। देखिए इसका 6 अंग है और इन सभा, परिषद और सचिवालय तो आएगा ही। 1945 में राष्ट्र संघ के परिवर्तन कर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, तो ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्र संघ जानते हैं, अभी इसके बारे में चर्चा किए थे लोग कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाएगा। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। और देखिए कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिवेणी तेजोनार्वे के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा सदस्य देश 194 हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चूड़ामन हो जाएगा। और देखिएगा कि चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पुरंदर की संधि 1665 और जय सिंह औरंगजेब देखिएगा कि तथा शिवाजी के बीच में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। शिवाजी को कैद कर औरंगजेब ने जयपुर भवन यानी आगरा में रखा था। सिखों के नवगुरु बहादुर देखिए कि बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो ये याद रखिएगा। मुगल काल में सिखों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। औरंगजेब दारुल यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था, तो ये याद रखिएगा। है 38 नंबर। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन है? तो देखिए गांधी युग 1916 से लेकर 47 तक दिया जा है, तो ये आपका गलत है। 1915 से स्टार्ट होता है गांधी युग। और मुपला विद्रोह देखिए कि ये आपका 1918 में नहीं हुआ था, 1921 में हुआ था, जो कि आपका देखिएगा कि ये केरल के तटीय भाग में हुआ था, मालाबार जो तट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, ये एकदम सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपका 1921 नहीं होगा, 1920 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर सी सही है। और देखिए इसके बारे में देख लीजिए, तो केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। मुपला विद्रोह केरल के मालाबार तट अली मुतियाज के नेतृत्व में 1920 के आसपास में ये स्टार्ट हुआ था। 21 यहाँ पे दे रहा है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अच्छा हाँ ये सही है, 21 में स्टार्ट हुआ था।
और ये जोशी देखिए कि 1920 को मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। गांधी युग 1915 से लेकर 1948 माने जाते हैं। देखिए कि 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। तो इसमें देखिए कि इसे पुरातन व्यवस्था की मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, तो ये सही है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को अपनाया गया है, ये भी सही है। सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं है, सभी को नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यही तो इसमें हम लोग को खोजना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला है, तो ये आपका सही है। देखिए कि आपका फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक या अहनीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं है। देखिए 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अगला क्वेश्चन है, नदी जो बिहार का शोक नदी है, तो इसका राइट आंसर आपका कोसी हो जाएगा। कोसी नदी नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से निकलता है और कोसी नदी भीमनगर सुपौल जिला के निकट बिहार में प्रवेश करता है तथा कुरुसेला कटिहार के निकट ये गंगा नदी में मिलता है। देखिए कि गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। बिहार के 12 जिलों से होकर ये बहती है, जिसमें आप देखिए कि बक्सर में प्रवेश करती है, उसके बाद भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय और लखीसराय हो जाएगा, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर और कटिहार से ये एग्जिस्ट करके पश्चिम बंगाल में एंट्री लेती है। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ा जाएगा कभी विस्तार से, इसके बारे में ऐसे मास्टर वीडियो बना चुके हैं, तो जाके देख सकते हैं। बागमती नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी से मिल जाती है। सिपरी, मनोहरा, कोला, लखनदेई इत्यादि बागमती की सहायक नदियाँ हैं। देखिए कि महानदी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जिसका उद्गम पश्चिमी बंगाल के मोहम्मदीराम पहाड़ी से होता है। मेची तथा बालासोन महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी देखिए कि मनिहार यानी कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। और देखिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा बनाने वाली नदियां हैं, जिसमें आप देखिए ये घघरा, गंडक और कर्मनाशा नदी है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, वनस्पति जो विषवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो वो आपका एकसिया हो जाएगा। बाकी ये देखिएगा कि मोहगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये सब आपका विषवतीय रेखीय वनों से संबंधित है। विषुवतीय रेखा मतलब क्या होता है कि जिससे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के एक बीच में से रेखा खींचा गया है और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। इसके आसपास में देखिए कि हमेशा उष्ण मौसम बना रहता है और यहाँ पे सालों वर्ष वर्षा का मात्रा देखने को मिलता है। देखिएगा कि विषुवतीय रेखीय वन रोजवुड, आबनुस, महगोनी होता है। भूमध्य सागरीय वन ओक, जैतून और चेस्टनट और पाइन होता है। शंकुधारी वनों में देखिए कि चीर, देवदार, फट, हेमलंग और स्प्रू इत्यादि है। और उष्णकटिबंधीय वनपाती वन में देखिए या इसे मानसून वन भी बोला जाता है। सागवान, शीशम, साल और बांस हो जाएगा। शीतोष्णधारी वन भारत के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगोटोक है। और देखिए कि कंचनजंगा जो भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में ही है। सिक्किम भारत का पहला ODF राज्य है और देखिए कि जैविक कृषि वाला भी पहला राज्य है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है, ये तो हम लोग देख ही लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि काराकोरम दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकिला दर्रा देखिए कि हिमाचल प्रदेश, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, मान्ना दर्रा भी उत्तराखंड हो जाएगा। और देखिएगा कि नीति दर्रा उत्तराखंड। सिक्किम में देखिए कि आपका नाथुला दर्रा और जेलेप्स दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा कि आपका यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा है। और तुजू में दर्रा देखिए मणिपुर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, फल वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पाइन वन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। अल्पाइन वन का उदाहरण आप देखिए, चील, देवदार, फर, हेमलक और स्प्रू हो जाएगा। अल्पाइन वन भारत के हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए कि भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाता है, जिससे प्राचीन काल में लेखन का कार्य किया जाता था। और भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में देखिए उष्णकटिबंधीय आंध्र वनपाती वन पाया जाता है। कत्था खैर लकड़ी से प्राप्त होता है। तो ये आप ये देखिएगा, ये जो कत्था पान में खाया जाता है ये खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। भारत में कुल 24.62% क्षेत्रफल वन वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन देखिए कि मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो देहरादून में है। देखिए कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये राइट हो जाएगा, खैबर द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। और देखिए कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड को। अर्धस्वी समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड को। डुरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रेल जोन की वर्तमान संख्या है? तो वर्तमान में 18 रेल जोन है, तो ये आप याद रखिएगा। और मंडलों की संख्या 70 है, तो ये आप याद रखिए। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। और ये पहला जो चला था मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर के आसपास में चला था। नेटवर्क की दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में चौथा स्थान है और पहला तो अमेरिका का है। देखिए कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चलाया गया था। भारत में पहली मोनो रेल ट्रेन 2014 में चली। 1924-25 में आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया, एक वर्ग समिति के आधार पे, यानी कि उनके द्वारा बोला गया। पुनः 2017 में भारत सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन माथाई थे, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटवर्ती रेलवे को बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये आपका 1992 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सी सही है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला है, इसे हम पढ़ देते हैं, बाकी कहीं पे धुंधला नहीं है। 5 जून 1972 में यूनेप की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी आपका केन्या में पड़ेगा। देखिए कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसी के साथ 1974 से स्टार्ट हो गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुई, जिसका संबंध ओजोन परत से है। देखिए कि हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और देखिए कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज की स्थापना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के समय में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जुग जलप्रपात हो जाएगा। और देखिए भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कुचिकल यानी वराही नदी, जिसकी ऊंचाई 455 है। दूध सागर देखिए गोवा मांडवी नदी। ये ना जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है चंबल नदी। पुनासा जलप्रपात ये भी राजस्थान में चंबल नदी पे। देखिए बिहार जलप्रपात राजस्थान में है टोंस नदी पे। और धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा नर्मदा नदी। कोकन जलप्रपात देखिएगा कि आपका कर्नाटक में पड़ेगा घाट प्रभा नदी पे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून है। देखिए भारत में सबसे पहले मानसून केरल में जून में 5 जून के आसपास में केरल के तट से टकराता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है तथा इस वर्षा को राजस्थान में देखिए कि मावट कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आंध्र हवाएं चलती है, जिससे गर्जन के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा, केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानिसरम जो मेघालय में है वहाँ पे होता है, विश्व में सर्वाधिक होता है। मानसून शब्द का अर्थ हवाओं का उत्क्रमण होता है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा का घूर्णन अवधि है, तो ये 28 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखिएगा कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि 27.3 दिन का होता है। पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा ही है। और द्रव्यमान के हिसाब से देखिए तो 1/81वां भाग हो जाएगा पृथ्वी का। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। लिबनिट्स पर्वत तथा शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांस क्वालिटी चंद्रमा का वह भाग है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। देखिए कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी आपका 38,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, और देखिए कि 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी की घूर्णन समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है, तो ये आप जानते ही हैं। पृथ्वी को देखिएगा कि सूर्य की परिक्रमा करने में 356 दिन 5 घंटा और 48 मिनट लगा था। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम PSLV C11 प्रक्षेपण यान के द्वारा 2008 में भेजा गया। चंद्रयान 2 2019 में GSLV मैक 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर पैर रखने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ये आपका कहाँ के हैं, तो ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। जनगणना 2001 के अनुसार किस 2001 के जनगणना दिया गया है, तो इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा 2011 से आएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो इसका राइट आंसर अब पृथ्वी की परिभ्रमण हो जाएगा। ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये मौसम को प्रभावित करता है, ये आप याद रखिएगा। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मौसम संबंधी मानचित्र पुणे से प्रकाशित होता है। भारतीय जलवायु को प्राथमिक प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें देखिए कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, भारत की कर्क रेखा पे अवस्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका गुजरात से एंट्री लेता है, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश को मध्य से काटता है। मध्य प्रदेश को बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखिए कि रांची से गुजरता है, जो झारखंड की राजधानी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की राजधानी से गुजरता है, तो आपका झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद TM याद रखिएगा त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें आपका देखिए बिहार दिया गया है, ये आपका इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। और देखिए कि कर्क रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को सूरजभान जो नगर है वहाँ पे काटता है लोग, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में तो हम बता ही दिए। अब 53 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है, तो वो कौन सा है, तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाने हैं भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिमी बंगाल में हुआ। बोकारो स्टील प्लांट 1964 की स्थापना झारखंड में रूस का सहायता से की गई। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई। भारत का पहला तटीय इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और दिवस देख लिया जाए, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और देखिए कि 30 जनवरी सर्वोदय दिवस, 3 मार्च को विश्व वन दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और 8 मई को देखिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 अक्टूबर को विभाजन विश्विका दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बैटल है, तो ये याद रखिएगा। और देश और राष्ट्रीय पशु या पक्षी के बारे में दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कनाडा हो जाएगा उदबिलाव हो जाएगा, जापान के हरा तीतर हो जाएगा, न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा, भारत का बाघ हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस लीनियस है, तो ये याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस है। और भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि अच्छा 2014 का फुटबॉल विश्व कप, तो ये नहीं पूछेगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो ये आपका त्वचा बनाता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर। विटामिन डी की खोज फंक ने किया था। विटामिन डी की कमी से रिक्टियस रोग होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और ये रोग से लड़ने का क्षमता विकसित करता है। थोड़ा सा विटामिन का रासायनिक नाम देख लिया जाए। विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन और बी5 का पैंथोनिस अम्ल हो जाएगा। बी6 का आपका पायरियोडिक्सिस हो जाएगा, बी7 का बायोटिन, बी9 का फॉलिक अम्ल हो जाएगा, बी12 का आपका साइनोकोबालामिन हो जाएगा और बी3 का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। देखिए विटामिन ई का आपका टेकोफेरॉल और विटामिन के का आपका फिलोक्लोबिन हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि इसके बारे में थोड़ा सा नारा दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे, जय जगत विनोदा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। 59 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है, तो ये याद रखिएगा। देखिए फुटबॉल से कौन कौन खेल है? तो फीफा कप, डूरन कप, रोवर्स कप, सीजर कप और सुब्रतो कप और यूरो कप। क्रिकेट से देखिए कि रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, एजिस कप, विल्सन ट्रॉफी और एशिया कप। हॉकी बेटन कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी और विली गर्टन कप हो जाएगा। गोल्फ का देखिए कि बाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप और डन हिल कप हो जाएगा। बैडमिंटन नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और गठबंधन और मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। इंटरपोल का देखिए कि लियोन्स फ्रांस में होगा। राष्ट्रमंडल ये आपका लंदन में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ये न्यूयॉर्क में है। और देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, विश्व बैंक भी वाशिंगटन डीसी, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम हो जाएगा इटली में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष न्यूयॉर्क में और विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, नाटो ब्रुसेल, ओपेक वियना, एशियाई विकास बैंक मनीला, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका संघाई और दक्षिण आपका काठमांडू, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, बिम्स्टेक आपका ढाका और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादित प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो किस में बदलता है लोग? तो रासायनिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी रेखीय वेग तथा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होता है, उसमें ऊर्जा एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा होती है जो किसी भी स्थान पर अपने तापमान के द्वारा प्रभावित डालती है। के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें पूछा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइबोसोम में होगा। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेट के द्वारा किया गया था। प्रोटीन की कमी से मरा स्मरण और क्वाशियोर्कस बीमारी होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता अल्टमैन है। और देखिए कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। गोल्जी इकाई की खोजकर्ता गोल्जी इकाई है और कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। लाइबोसोम के खोजकर्ता डी डुबे 1958 और लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि ये देखिए कि जितना कोशिका खत्म होता है लोग तो उसको ये मारता है, कभी कभी ये जीवित कोशिका को ही मारना स्टार्ट कर देता है। देखिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य कार्य वसा तथा प्रोटीन संश्लेषण करना है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और देखिए कि यह सेलुलोज का बना होता है और जीव जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है।
देखिए कि जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पारिस्थितिक मंडल के अंतर्गत अजैविक कारक तथा जैविक कारक आते हैं। अजैविक कारक देखिए कि वायु, जल, भूमि ये सब आ जाएगा। जैविक कारक में पेड़ पौधा, मनुष्य सब आ जाएगा, जीव जंतु। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, तो देखिए कि भारत में खरीफ फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर होता है, तो ये याद रखिएगा। भारत में 3 प्रकार का देखिए कि आपका फसल पाया जाता है। एक में हो जाएगा आपका खरीफ फसल, जो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, कपास आ जाएगा, मक्का, सोयाबीन आ जाएगा। रबी फसल में देखिए कि वैसे फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू हो जाएगा। और एक जायद फसल होता है, इसमें देखिए कि मार्च अप्रैल में ये 2-3 माह के अंदर ही बो के काट भी लिया जाता है। देखिए कि खीरा, ककड़ी, तरबूज ये आपका आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिझाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राकृतिक उदासीन होता है और मोटर गाड़ियों में धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो ये याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिसमें रक्त के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मीथेन देखिएगा कि आपका CH4 इसका सूत्र हो जाएगा। यह एक एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कोयले की खान, धान की खेत और जानवरों की जुगाली से मीथेन गैस निकलता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि घास प्रथम पौष्टिक स्तर है तो तृतीय पौष्टिक स्तर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। देखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता आपका टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरन, गाय होता है लोग, क्योंकि ये घास फूस खाता है लोग। और द्वितीय उपभोक्ता में इनको खाने वाले होते हैं लोग, जैसे मेढक, सियार, लोमड़ी, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, भेड़िया। तृतीय में देखिए कि इन दोनों को खाने वाला होता है बाघ, शेर, चीता, मोर, बाज और सांप आ जाएगा। देखिए कि घास प्रथम पोषी, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता, सांप तृतीय। अगला तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा और चतुर्थ पोषी स्तर। 67 नंबर क्वेश्चन है, मीनू रुद्र भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है, तो इसमें किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप देखिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इकाई नोडम मेटा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि संघ इकाई डोडेर्मेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इस संघ के जंतु में तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित होता है। इस संघ के उदाहरण हैं जेलीफिश, सेलफिश, काई फिश और सिल्वर फिश और कैटल फिश, रेजर फिश भी आ जाएगा इसमें। और संघ मोलस्का में देखिए कि घेंगा ये सब आ जाता है। इस जीव का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग और पाद हो जाएगा। मोलस्का एक रोस्क्रिय का सबसे बड़ा संघ है। सीप, मोती, ऑक्टोपस और पायल्स आ जाएगा। संघ पोरीफेरा में देखिए कि इस संघ के जीव पर असंख्य छिद्र होते हैं। इसके उदाहरण है स्पॉन्ज, साइकस, यूलेटेपा और मायोनिया हो जाएगा। संघ का डेटा देखिए कि उभयचर तथा सरीसृप वर्ग का डेटा संघ के अंतर्गत आता है, जिसमें मेढक, सांप, छिपकली, घड़ियाल हो जाएगा। मोजाइक युग को रेप्टाइल सरीसृप का युग भी कहा जाता है, जिसमें डायनासोर इस युग में थे, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि 2,4-D है, ये क्या है, तो एक देखिए कि यह एक खरपतवार नाशक छिड़काव होता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। इसमें जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, आपतन का कोण किसके बीच में बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही है, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण। देखिए कि परावर्तन का नियम देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कैटस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रनाभ पर्णशूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रनाभ वर्ण के उदाहरण सतवार, आवेग और केकर देखिए कि अक्सर सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में किया जाता है। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, घटित होती है। तो देखिए कि
लिंडमान के 10% सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा अगले उपभोक्ताओं तक केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में जीवों की श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीव द्वारा खाया जाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कि विस्थापन आपका दिया गया है ऊपर की तरफ और समय इधर की तरफ, और ये आपका डाटा का ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ग्राफ आप देख लीजिए, वेन का मान समान होगा इसलिए त्वरण का मान 0 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को वन पट्टी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कि वन विक्षेपण जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसको वन विक्षेपण कहते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, पानी में डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई देना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना, तारे के जल के अंदर सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीक होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो देखिए कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार और हीरा का चमकना और जल में पड़ी परखनरी का चमकना। देखिए कि प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है शरीर के अंदर लेजर किरण को भेजने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को परीक्षण करने में, प्रकाश सिग्नलों में और विद्युत सिग्नल का प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करना। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा में देखिएगा कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में प्रतिवर्ती धारा होता है, देखिए कि दृष्ट धारा ऐसा विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे दृष्टि धारा कहलाती है। दृष्टि धारा को बैटरी में संचयित किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, प्रकाश की एक किरण का एक माध्य जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 में है तो प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो देखिए कि साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा, तो इसका मान आपका D हो जाएगा, μ2 बटा μ1 हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 75 का। और इसे देख लीजिए, एक बार देख लिया जाए। देखिए कि अपवर्तन के उदाहरण है, पानी में डूबी सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीक, पानी में डूबी हुई लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, तारों का टिमटिमाना सुबह और शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोधी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समान अनुपाती होता है। और इसके बारे में देखिएगा कि उसमें प्रभाव के अनुसार H बराबर I² RT हो जाएगा, जहाँ पे H उत्पन्न ऊष्मा, I धारा और T समय, R प्रतिरोध। देखिए कि उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत प्रेस, हीटर और बल्ब हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। न्यूटन के गति का नियम देखिए, प्रथम नियम यहाँ पे दिया गया है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, जिसे उदाहरण में देखिए, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे झुकना, और दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने पर फूल आना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जैसे दुनिया में 2 प्रकार का वस्तु है, एक आपका स्थिर है और एक आपका गतिशील है। तो ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। तो ये आपका देता है। अगला देखिए, द्वितीय जो नियम है, द्वितीय नियम गति के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर का समान अनुपाती होता है। और बल का व्यंजन देखिए कि ए बराबर एम ए हो जाएगा, द्वितीय नियम मिलता है। उदाहरण के लिए, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंदों से अधिक चोट लगता है। और देखिए कि तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का ये उदाहरण है। उदाहरण में देखिए, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, और नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, रॉकेट का उड़ान, ये सब आपका
तृतीय नियम हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तब बल का मान बताना है। तो बल का मान देखिएगा कि आपका 0.25 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दोनों द्रव्यमानों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए। यहाँ पे 5 किलो है, यहाँ पे 10 किलो है। और देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका G2 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ पे बना दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। यहाँ पे इसका सूत्र दे दिया गया है, तो ये सूत्र जरूर याद रखेगा। और देखिए जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसका देखिए कि मान जो है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आप जरूर मान याद रखेगा जब भी आपका ये पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, 1 बिलियन का pH 3 है तो उस बिलियन में OH का सांद्रता होगी, तो OH का सांद्रता कितना होगा? तो 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में। देखिए पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल का मापा जाता है, जिसका खोज 1909 में सोरेंस के द्वारा किया गया था। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है और देखिए कि इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। और देखिए 0 से 7 अगर हो तो इसे अम्लीय बोला जाता है, और अगर केवल 7 हो तो उदासीन होता है, और 7 से 14 हो तो इसे क्षारीय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का भार एक आवेश है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण अवस्थित हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1838 गुना अधिक है। इलेक्ट्रॉन देखिए कि 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन देखिए कि 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पूछा जा रहा है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है यह कागज पर चिन्ह अंकित करता है, इसी के कारण। देखिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरा के बारे में देखिए, यह सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा और अपेक्षित घनत्व 3.52 हो जाएगा। देखिए कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके साथ में ही देखिएगा कि हीरा की संरचना नियमित चतुर्फलीय होती है, और ग्रेफाइट जो है ये आपका ग्रेफाइट ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्न अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया दिया गया है H2SO S प्लस Cl2 हो जाएगा और 2HCl प्लस S हो जाएगा। तो ये क्या है? तो ये है आपका Cl2 यानी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो देखिएगा ये ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है? तो वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अभिक्रिया संपन्न करता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। अवकरक का मतलब होता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है तो उसमें अवकरक की अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबाद है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 85 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सहसंयोजक आबाद है, तो देखिए कि सहसंयोजन बंध भाग लेने वाले 2 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के समान बंटवारे से बनता है। इस प्रकार के बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा जोड़ी या बंधन जोड़ी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध को आणविक बंध भी कहा जाता है। देखिए कि महत्वपूर्ण तथ्य है, नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंध होते हैं। नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिएगा कि आपका इसके थोड़ा सा और भी देखा जाए, 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं और 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एक नाइट्रोजन अणु बनाता है 6 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, जहां कोश प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को छूते हैं।
अपनी बाहरी कोष को 8 इलेक्ट्रॉनों का गणना कर सकते हैं। इस साझा इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण बाहरी कोष अब स्थिर है। अणु एक अन्य नाइट्रोजन परमाणु पर आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। परमाणुओं द्वारा साझा किए गए 3 जोड़े यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें इसमें त्रिबंध के रूप में जाना जाता है। त्रिबंध मजबूत होता है और यही स्थिति नाइट्रोजन को इतना क्रियाशील बनाता है। देखिएगा यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। और देखिएगा कि क्लोरीन गैस यानी Cl2 में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। ऑक्सीजन में द्विसहसंयोजक बंधन होता है। NaCl में आयनिक बंधन होता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन है। 76 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर, इस अभिक्रिया में है तो इस अभिक्रिया में इसका ऑक्सीकरक हो रहा है। तो देखिएगा कि ये अभिक्रिया दिया गया है 2Al + 6H प्लस हो जाएगा, 2Al 3 प्लस और प्लस में 3H2 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए सही है, Al हो जाएगा। देखिएगा कि ऑक्सीकारक वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या वैद्युत ऋणात्मक तत्व किसी तत्व से जुड़ा रहता है या हाइड्रोजन अलग होते हैं। ऑक्सीकारक या उपचयक कहलाती है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 नंबर, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो ये क्या है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समवाय हो जाएगा। ये आपका समवाय है। तो देखिए समवायता का मतलब क्या होता है, वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु उसके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है और भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समवायवीय कहलाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 88 का इसमें और देख लीजिए। देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज फर्मी के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करती है और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के काम करता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस के अवयव नहीं है। तो कौन सा इसमें बायोगैस के अवयव नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी देखिए कि बायोगैस के मुख्य अवयव CH4 यानी मीथेन गैस, Ca2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोड्यूस गैस देखिएगा कि CO + N2 हो जाएगा। जल गैस का सूत्र हो जाएगा H2 और CO हो जाएगा। कोल गैस का H2 + CH4 और प्लस CO। जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है CH4। तो ये याद रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन का मान होता है। तो न्यूक्लियन का मान क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए कि परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी आवरण होता है और देखिए कि बीच में आपका जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक इसी से बनाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को और उसी को न्यूक्लियन बोला जाता है। इसमें देखिए परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि √1 + 25/144 बराबर 1 दिया गया है तो x/12 हो तो x का बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए सही है, हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि बना दिया गया है और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2027/625 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा जा रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल का योग गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण होगा। तो समीकरण आपका x² - 6x + 3 = 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए मूल का योग आपका दे दिया गया, सभी चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप देख लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनता है और यदि वृत्त के त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 30.856 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है। यहाँ पे बनाया गया है तो आप देख सकते हैं
अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है दिया हुआ है कि मौसा आपका 253 और 440 बराबर 11 है। लसा देखिए कि 253 और 440 बराबर 253 इंटू आर हो, तो आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान आपका 40 हो जाएगा, और यहाँ पे बनाया गया है तो आप देख सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर है और वह वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे उस वस्तु को 100 रुपये में अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो ये तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं और डायरेक्ट ही बनाया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए कि 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 100 में भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? तो एक का मान, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के, हाँ 25 हो जाएगा, 100 में भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 आएगा तो 100 का मान निकालना होगा, तो 100 से गुना करा दीजिए तो 2 जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, 400। इस प्रक्रिया के द्वारा मौखिक बनाया जा सकता है, और ऐसे देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है, 2 मेथड से बनाया गया है, तो आप दोनों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x + 8x + 2 बराबर 0 के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो मान -4 हो जाएगा। और आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि गुणनफल दिया गया है आपका 81 82 इंटू 83 इंटू ये 89 में इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। देखिए कि यदि एक त्रिभुज के शीर्ष मुख्य कोण 130 डिग्री है, तो उसके आधार के सम द्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 155 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कि हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं लोग। आप ज़रूर कमेंट और लाइक करके जाइए, और कोई भी सूचना या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसी के साथ समाप्त कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।